हेलो स्टूडेंट, सक्सेस मंत्रा क्लासेस में मैं राजीव आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट, और उसके साथ कुछ गैसेस का लॉ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए पहले हम लोग गैसेस का लॉ देख लेते हैं। हम लोग 3 टाइप का लॉ पढ़ेंगे। इसमें से पहला है बॉयल्स लॉ, ठीक है। दूसरा है चार्ल्स लॉ, और तीसरा है गे लुसाक लॉ। ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम होता है ये। ठीक है, चलिए पहला देखिए बॉयल्स लॉ। सबसे पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट ट्रिक से याद कर लेते हैं इसको। याद रखिए भी, पी और टी। ये टी डिनोट करता है टेम्परेचर को, टेम्परेचर, प्रेशर, और ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अनुसार बॉयल्स लॉ का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बॉयल्स लॉ ले रहे हैं तो इसको कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो हमें जो लॉ कहता है भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको कैसे बोलेंगे? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, चलिए भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उसी तरह से अगर थोड़ा इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो यहाँ पे हमें आएगा पी भी क्रॉस मल्टीप्लाई पी भी इज इक्वल टू की मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, या P1V1 इक्वल टू P2V2, इस तरह से चलते रहेगा कि कांस्टेंट। ठीक है, ये था हमारा पहला लॉ। अगर हम इसे इक्वेशन 1 डाल दें, उसी तरह से इसी जगह से हम लोग दूसरा लॉ डिस्कस कर लेते हैं ताकि दोनों को कंबाइन करेंगे। चार्ल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, यहाँ देखिए चार्ल्स लॉ। इस बार हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, इसके बाद भी और टी में रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप दिखेगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारा भी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये चार्ल्स लॉ इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा भी प्रोपोर्शनल टू टी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो कंबाइनिंग 1 और 2, देखिए भी प्रोपोर्शनल टू 1/p और भी प्रोपोर्शनल टू टी, तो क्या आएगा भी प्रोपोर्शनल टू t/p। ठीक है, यानी ये निकल करके आएगा पी भी प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू के इंटू टी, जहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है। दैट्स इट। ठीक है, अब ये पी भी इक्वल टू के टी जो हमारा है, के का वैल्यू हमारा यहाँ पर NR होता है जो कि नंबर ऑफ मोल्स, और R हमारा गैस कांस्टेंट को डिनोट करता है। इससे फॉर्मूला बनता है पी भी इक्वल टू NRT, जो कि एक आइडियल गैस इक्वेशन आता है। तो पी भी इक्वल टू NRT करके आता है यहाँ पर। तो हम इसको पूरा कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है दोनों को लॉ को जब कंबाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 लॉ सीखे अभी, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, इसे कांस्टेंट कर दो तो हमें क्या निकल कर आएगा, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिससे कि हमारा रिलेशन आएगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। उसी तरह से चार्ल्स लॉ आएगा हमारा वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गे लुसाक लॉ। गे लुसाक लॉ,
देखिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन को समझ लेंगे। देखिए मान लिया जाए अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है N2+H2, ये बन रहा है NH3। ज़रा इसको बैलेंस कर लें, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, बैलेंस है, ठीक है। देखिए इसका कितना वॉल्यूम है, इसके आगे जो कोफिशिएंट है 1, ये 1 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है, और यहाँ पे 2 वॉल्यूम है। यहाँ पे एक बात देख पा रहे होंगे कि इसका 1:3 का रेशियो में कंबाइन कर रहा है और ये 2 वॉल्यूम दे रहा है, ठीक है। मीन्स कंबाइन जो कर रहा है दोनों गैस, इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, वॉल्यूम में 1:3 का है। जो रेशियो बनाएगा ना वो सिंपल रेशियो में बियर करेगा, और जो प्रोडक्ट बनाएगा उसके साथ भी इसका रेशियो सिंपल रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, अमोनिया गैस का वॉल्यूम का रेशियो देखें तो 1, 3 और 2 का है, ठीक है। ये इस तरह से ये एक सिंपल रेशियो में फॉर्मेशन करता है। तो इस लॉ से हम लोग डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि जब भी 2 गैस आपस में रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा, तो वो सिंपल वॉल्यूम में कंबाइन करेगा, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ भी उसका वॉल्यूम का रेशियो सिंपल रेशियो ही होगा। व्हेन 2 gases react each other, they do so in a volume bears the simple ratio to each other, and also with the product they do same, the means they bears the same ratio in their volumes, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है 1:3:2 का रेशियो। ये सिंपल था हमारा गे-लुसाक लॉ, ठीक है। चलिए ये छोटा सा टॉपिक था। चलिए इसमें कुछ अब लिमिटेशन है, इसका क्या लिमिटेशंस है, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि गे-लुसाक लॉ इज वैलिड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैलिड फॉर गैसेस ओनली। मान लिया जाए इस इक्वेशन में एक सॉलिड रहता या फिर कोई लिक्विड रहता, तो उसका क्या लेते, वॉल्यूम ओनली। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड अगर ऐसा आ गया तो इज टेकन एज 0, ठीक है। यहाँ पे हमें 0 लेना है, ठीक है। सॉलिड या लिक्विड अगर आ जाए इक्वेशंस में तो उसके लिए वॉल्यूम हम लोग 0 कर देंगे। जस्ट ये सिंपल था। चलिए टॉपिक हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग इसमें इसको मिटा दूँ। चलिए आई थिंक ये गे-लुसाक लॉ इजली समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट लॉ का, जो कि है अवोगाद्रो लॉ। उस लॉ को भी ज़रा देख लेते हैं। अवोगाद्रो लॉ, इससे भी एग्जांपल से पहले आप समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इसका 1 लीटर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर भी 1 लीटर लिए हैं, ठीक है। उसी तरह से और कोई गैस ले लीजिए, जैसे कि CO2 गैस ले लिए, इसका भी 1 लीटर ही लिए, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम सबके लिए क्या है, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट करके रखा है। वॉल्यूम को क्या कर दिए हैं, कांस्टेंट किए हुए हैं। जो भी लेना है, अगर इसका 2 लीटर लेंगे तो इसका भी 2, इसका भी 2, इसका 1 लिए है इसका भी 1 1 1, इस तरह से। मीन्स वॉल्यूम को अगर हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं तो उसमें हमें ये निकल करके आता है कि उस केस में इसका जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ना, जैसे H2 का, N2 का, CO2 का, सबका सेम होगा। तो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस टेकन टू बी सेम, then the molecules of each type of gas will be the same. The number of molecules of different type of gases will be the same when the volume of the gases taken as constant, ठीक है। ये था हमारा अवोगाद्रो लॉ। कोई भी ले लीजिए, अगर इसमें एक और कंडीशन आता है, अगर इसका वॉल्यूम को हम आधा कर दें तो
हमारा जो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी हमारा हाफ हो जाएगा। अगर इस वॉल्यूम पे इसका वाई मॉलिक्यूल है, तो इस वॉल्यूम पे इसका वाई मॉलिक्यूल है हमारा अभी, तो इस वॉल्यूम को अगर आधा करते हैं, इस यहाँ पर हाफ लीटर कर देंगे तो इसका मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस केस में भी वही है, इस केस में भी वही है। तो एवोगाड्रो लॉज इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने 4 लॉज डिस्कस किए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले टॉपिक की तरफ, मोल कंसेप्ट की तरफ, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे, उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। दूसरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है। तीसरा इसमें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। चौथा ग्राम मोलेक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, ये सब सारे बातें इसमें हम लोग जानेंगे। चलिए, ये सब सारा चीज़ डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक आइए लेते हैं कार्बन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जो किसके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये कार्बन है, कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, मास नंबर इसका 12। ठीक है, और सिर्फ अगर 12 ही बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं होगा, इसका आइसोटॉप्स ले लेंगे तो 13 आएगा, 14 भी आएगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर, यहाँ एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, एटॉमिक नंबर जेड से दिखाया जाता है। मास नंबर को ए से दिखाया जाता है। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रॉन को एन से लिख सकते हैं, प्रोटॉन को पी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई लिख सकते हैं। तो कोई भी एटम होगा तो उसके न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए इक्वल टू लिख सकते हैं, जेड होता है और प्लस होता है एन। एन क्या है, न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। जेड क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिंपल होगा कि इसको हम लोग एटॉमिक नंबर ही लिख देते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। तो ये एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, इसको एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये बेस्ट होगा नंबर। तो अगर हमें मास नंबर फाइंड करना है तो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर देना है तो ये मास नंबर हमें वियर्स कर देगा। तो इस केस में यहाँ पर एक फार्मूला जो इंपॉर्टेंट मिला, यहाँ से अगर न्यूट्रॉन को फाइंड करना चाहेंगे तो ए माइनस जेड हो जाएगा। मीन्स यहाँ से बहुत बार सवाल एग्जाम में आया हुआ है कि एक कोई एलिमेंट है या कोई एटम है, उसका मास नंबर दिया हुआ है, आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो हमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से एक एन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, ये मास नंबर जो बनता है, ये मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन से बना। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मास जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, मास जो कैलकुलेट करते हैं, तो किसी भी एटम का मास जो होता है उसमें प्रोटॉन का मास कितना होगा प्लस न्यूट्रॉन का मास कितना होगा। तो मास ऑफ एटम इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इस दोनों को जोड़ दीजिए। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन का मास 9.31 10⁻³ है, वहीं पर प्रोटॉन का मास हमारा -27, मीन्स काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर ये दोनों में रिलेशन कहा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में, तो मास ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ई लिखते हैं, मास ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन ई है, तो ये जो है ये मास ऑफ प्रोटॉन का 1/1837
इतना टाइम्स छोटा होगा। देखिए कितना छोटा है, मास ऑफ प्रोटॉन जो भी होगा उसका इतना छोटा होगा, इतना टाइम्स होगा 1/1837। ठीक है, तो ये इतना दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा कार्बन के बारे में। हम लोगों ने ऐसा हम लोग इसलिए किए, इसमें से हम लोग को पढ़ना था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है और इसका मास नंबर कितना है, ताकि हम इस टॉपिक को रिलेट करके यहाँ से डिस्कस कर सके, इसलिए हमने आपको इतना से समझाया था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग अपने मेन टॉपिक में चलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ। रिलेटिव एटॉमिक मास ठीक है, इसको RAM शॉर्टकट में लिख सकते हैं। एटॉमिक मास अगर हमें फाइंड करना है तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1/12, ठीक है, इंटू मास ऑफ C12। C12 मतलब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, इस C12 का मतलब हो गया इसका एटॉमिक मास। इसको इससे रिलेट करते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात आता है कि हम कार्बन से इसको रिलेट क्यों करें, रिलेटिव मीन्स इससे ही रिलेट क्यों करें, इसका एक वजह है। इससे हमारा जो जिसका भी मास फाइंड करेंगे उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हमारे साइंटिस्टों ने हमारे IPSC ने एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट उन्होंने बताया कि जब भी हम लोग किसी का रिलेटिव मास निकालेंगे, एलिमेंट का हो या एटम का हो, हमेशा कंपैरिजन हमें कार्बन C12 से ही करना है। यहाँ पे देखिए निकल कर के आएगा 1/12, मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल में रिलेटिव मास जो है वो मास ऑफ वन एटम का एलिमेंट का फाइंड आउट हो करके आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट का हो या फिर हमारा जो भी एलिमेंट का लेना है मास, या फिर हमें मॉलिक्यूल्स का लेना है वगैरह, जो भी लेंगे वो इस तरह से आ जाएगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 होता है, इस तरह से। तो ये पहला था हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में डिस्कशंस। इसको मिटा दूँ, देखिए नेक्स्ट यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। देखिए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास डिस्कशन क्यों आया ऐसा डिस्कशन में। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जैसे कि क्लोरीन का 35.5 ही क्यों होता है, इसका एक वजह यह है कि क्लोरीन का 2 आइसोटॉप 35 और ये क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर 37। देखिए क्लोरीन 35 और 37, यहाँ पे जो इसका रेशियो है इस आइसोटॉप्स का, क्लोरीन का 3:1 का रेशियो है। ठीक है, 3:1 का रेशियो है। तो अब इसमें 3 आइसोटॉप्स हमारा जो है क्लोरीन का है, एक आइसोटॉप्स 37 वाला है और एक 3 आइसोटॉप्स इसका 35 वाला है। तो अगर इसका ओवरऑल अगर मास हम लोग फाइंड करना चाहेंगे तो 3 × 35 प्लस 37 × 1 बाई इसका रेशियो 3 + 1 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 35.5। ठीक है, तो ये एक्चुअल मास हमारा जो क्लोरीन का शो करता है वो 35.5 ही लेते हैं। तो ये शो करता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को। ऐसा इसलिए संभव आया क्योंकि एलिमेंट्स का जो आइसोटॉप्स होता है वो कुछ डिफरेंट भी होता है, जिसके वजह से कोई एलिमेंट 2-3 आइसोटॉप्स को शो करता है। इसके वजह से इसका जो हम लोग का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकल करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, जब भी कोई भी एटम्स का मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए उस समय इसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। उसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें था एटॉमिक मास यूनिट होता। जैसे कि ऑक्सीजन है, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन O होगा। ठीक है, इसका जो मास होगा वो 16 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 16 AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 ऑफ एनी एटम इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन C12 वो होता है। इसी को हम अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देना तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है? ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसका एटॉमिक मास लिखना चाहेंगे ऑक्सीजन का तो 16 अगर ग्राम में लिखेंगे तो इसी को अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 16 ग्राम, तो ये हो गया इसका ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल था।
तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग बस एक्सप्रेस कर दिए ग्राम्स में, तो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह से अगर हम आपको ये बता दें कि कोई और एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए कि नाइट्रोजन ले लिए, यहाँ पर नाइट्रोजन ले लिए, नाइट्रोजन ले लिए, तो ये एटम है नाइट्रोजन, यहाँ पर एटम है, सिंगल एलिमेंट रहेगा तो एटम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन n है, तो इसका एटॉमिक मास कितना 14, ये हो जाएगा 14 ग्राम। देखिए एटॉमिक मास हम कैसे लिख पा रहे हैं, इसका टेबल है, जितना भी हमारा जो एलिमेंट्स का नंबरिंग है, नेम है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इस तरह से कम 30 तक हमने याद रखा है, आप भी इसे याद कर लीजिए। तो उसमें जो इवन नंबर वाला है, जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस आएगा, जैसे इवन नंबर वाला आ गया, मान लीजिए ऑक्सीजन आ गया, इसका हम लोगों ने एटॉमिक नंबर 8 कहा हमने, तो इसका जो मास नंबर होगा इसका जस्ट डबल कर दीजिए, इसका हो जाएगा 16। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस तरह से ये मास नंबर क्या होता है, ये जो इवन नंबर है तो बस मास नंबर इसका फाइंड करने के लिए इसको डबल कर देते हैं, एटॉमिक नंबर का डबल कर देते हैं। उसी तरह से कुछ एक्सेप्शन, जैसे क्लोरीन का हमने बताया आपको पिछले थोड़ी देर पहले 35.5 जो आया था। और उसी तरह से अगर वो ऑड नंबर में है तो वो क्या होगा, डबल से एक कम या एक ज़्यादा होता है। जैसे कि ले लीजिए सोडियम का ले लीजिए, सोडियम का 11 होता है, तो इसका मास नंबर क्या होता है, इसका डबल करेंगे, उससे एक अधिक कर देंगे, तो 11 का डबल 22, 22 प्लस 1 23 होता है। इस तरह से ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग इसका मास नंबर को याद कर सकते हैं। और बहुत सारे मास नंबर याद करने की ज़रूरत है नहीं, वो आपको एग्जाम्स में दिया रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो मास नंबर निकल कर आया, बस हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे कि एटॉमिक मास को, जब एटॉमिक मास यूनिट को एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम में, तो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। सबको क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 1 ग्राम एटम, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए पहले, ये भी सवाल में हमारा फ्रिक्वेंटली पूछेगा अभी। 1 ग्राम एटम किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए जरा सा। सपोज कीजिए 16 ग्राम ऑफ, लिख रहे हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऐसा लिखा हमने, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, अपने से ऑक्सीजन का 16 ग्राम लिए हैं, ठीक है। इसे हम लोग, इसका वेट कितना लिए हैं, 16 ग्राम लिए हैं, इसका क्वांटिटी कितना है, 16 ग्राम है। ऑक्सीजन का ऑलरेडी एटॉमिक मास जो होता है वो 16 ग्राम होता है, और उसका 16 ग्राम हमने लिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, बट हमने क्या क्या वेट करके 23 ग्राम सोडियम ले लिया है, कहीं से हम उठा लिए हैं कि 23 ग्राम वेट कर दो भाई मुझे, तो 23 ग्राम वेट करके हमें दे दिया। लेकिन घर आके हमें पता चला कि सोडियम का एटॉमिक मास तो 23 ग्राम ही होता है। जब हमने देखा तो हमने मार्केट से 23 ग्राम सोडियम लाया, और सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 ग्राम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम मास मार्केट से लेके आए हैं, इसका एटॉमिक मास के बराबर ही लेके आ गए हैं, ठीक है। जब उस केस में क्या होगा, व्हेनेवर द क्वांटिटी ऑफ एनी एटम इवेट्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, देन इट इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम। ध्यान से सुनिए फिर से एक बार, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट और एटम इज टेकन as equal to the atomic mass of that atom 23 ग्राम हमने मार्केट से लेके आया, और पता चला कि सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 ग्राम होता है। तो इस केस में इसको हम कह सकते हैं कि ये 1 ग्राम एटम है। तो हम इसमें यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास कितना 23, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम लिखना पड़ेगा हमें। तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम क्या लिखेंगे 23। अगर 1 मोल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसका ग्राम
मॉलिक्यूलर मास GMM लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ये भी हो जाएगा। वहाँ पे 1 ग्राम लिख सकते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 ग्राम एटॉमिक मास, ऐसा हो जाएगा ये 1 मोल के बराबर। दूसरा 1 मोल के बराबर में जो हमारा आता है वो एवोगाड्रो नंबर, जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। यहाँ पे आप एटम्स लिखिए, मॉलिक्यूल्स लिखिए, आयन्स लिखिए, ये सारा चीज़ सही है। 1 मोल और होता है, क्या क्या होता है 1 मोल, ये होता है 22.4 लीटर, 4 लीटर, ठीक है, अगर गैस है तो लीटर ऑफ दैट गैस एट STP, ये STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ज़रा सा STP के बारे में हमने डिस्कस कर लेना है। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। हमारा IPC ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम उन्होंने कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और प्रेशर के बारे में उन्होंने बताया, अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर हमारा कितना होता है 1 ATM, इसको हम लोग लिखते हैं, या 1 बार भी लिख सकते हैं, ये 1 बार प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, या इसी को हम लोग लिखते हैं। और 760 mmHg मरकरी कॉलम में इतना अगर वो प्रेशर दे रहा है, या इसको हम लोग लिखते हैं 76 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ऑफ Hg, ठीक है। पारे को अगर हम लोग नली में रखेंगे तो अगर 76 सेंटीमीटर वो राइज करता है, वो उसका प्रेशर को दिखाएगा, या 760 mm लिख सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये था STP के बारे में थोड़ा सा। तो ये 1 मोल इतना सारा डिस्कशन करता है। तो 1 मोल हम लोगों ने देखा सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है, जो किसी भी एलिमेंट का 1 मोल अगर लिखेंगे तो इतना एटम्स उस एलिमेंट में रहेगा, या मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा, या फिर आयन्स रहेगा, ये 1 मोल को हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो एवोगाड्रो नंबर जस्ट लाइक एक यूनिक नंबर होता है जो कि इतना मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो लॉ हम लोग दूसरा था, बट ये नंबर दूसरा है। एवोगाड्रो नंबर की बात करेंगे, एवोगाड्रो नंबर अगर ये बात करेंगे तो ये कितना होगा, बस यही नंबर होगा 6.022 10 का पावर 23, ये होगा, ये मॉलिक्यूल्स होगा, हमारा मॉलिक्यूल्स होगा, एटम्स होगा। वो किसके अंदर में होगा, वो कार्बन 12 के अंदर में होगा। बस ये इसका डेफिनेशन के अनुसार था एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कार्बन 12 एटम, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों ही, ठीक है। मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूल्स लिख देंगे, एटम रहेगा तो एटम लिख देंगे, इस तरह से ये पूरे 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आइए देखते हैं 1 मोल को फाइंड करने का कुछ और तरीका कैसे आता है। यहाँ तक क्लियर है, बस आप इतना सा फिर नंबर को याद रखिए, आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दूँ, डिस्कस किए थे 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। ये क्या क्या आया, ये सबसे पहले एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं हम लोग, तो 6.022 10 का पावर 23, ठीक है, एटम्स हो जाएगा। यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ लिखे हैं 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम में इतना एटम होता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम अगर लिखा रहे तो आप लिखिए इतना एटम उसके में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास लिखते हैं। इसी को लिखते हैं 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये हमारा था इस तरह से, या इसको अगर उसी तरह से मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इतना मॉलिक्यूल्स, उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, ठीक है, उस तरह से हो जाएगा। ये मोल एटम का आया, फिर मॉलिक्यूल्स का आएगा, सेम टू सेम है, दोनों का एक ही जैसा है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ फार्मूले जैसे हैं, जैसे कि एक एटम का मास
कैसे फाइंड करेंगे, जो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करेंगे कुछ सवाल में, तो वो देख लीजिए ज़रा। ठीक है, इसको मिटा दूं। जिस तरह से कि एटम का लिखे थे उसी तरह से इसका मॉलिक्यूल का भी होगा, तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है उसमें। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के तरीके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट ये कितना होगा, वो हो जाएगा वेट या मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इसका, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग m लिखते हैं, m बाई इसको लिख सकते हैं, अगर ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग ma से अगर इसको हम लोग डिनोट कर दें तो ये इस तरह से ma हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड का लिखना है तो मास ऑफ कंपाउंड अपन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। इस तरह से ये फार्मूला निकल करके आएगा। चलिए देखिए, क्लियर है यहाँ तक। दो फार्मूले। नेक्स्ट देखिए, इसमें मान लिया जाए आपको एटम्स दे दिया जाए, ठीक है, आपको एटम्स दे दिया जाए, जैसे कि आपको एवोगैड्रो नंबर का ऐसा कुछ एटम दे दिया कि मास ऑफ, अगर हम लोग को 1 एटम फाइंड करना है, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, इस तरह से निकालना है। वो कैसे करेंगे फाइंड हम लोग, तो मास ऑफ 1 एटम अगर फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ एटम्स है, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, या सिंपली 6.0 to 10 to 23 लिखेंगे नंबर। एवोगैड्रो नंबर को Na से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई n, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को अगर n से डिनोट किए, एवोगैड्रो नंबर को Na से डिनोट कर देते हैं, n अपॉन Na हो जाएगा। ये एक एटम का मास अगर निकालना हो, एवोगैड्रो नंबर में मीन्स उतना एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 8 एटम का मास चाहिए तो जितना आपको एटम दिया है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह से अगर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वो सिंपल इस तरह से आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड भी कर सकते हैं। अगर इसमें एक और दे सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर आपके पास एटम्स दे रखा है तो भी सिंपल है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे, अगर एटम दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स अगर ऐसा दिया तो इसको फाइंड करने के लिए क्या दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स आपको दिया रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा, नो प्रॉब्लम। सवाल करेंगे तो उसमें खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि ये हम क्या लिख रहे हैं। सवाल के अनुसार हम लोग काम करते चले जाएंगे, आपको वहाँ पे समझाते भी चले जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग Na से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से भी इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एलिमेंट का, एटम्स का फाइंड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा सारे फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बेस्ड हम लोग का कुछ सवाल होगा। जैसे हम लोगों ने सारे मोल कंसेप्ट के बारे में सारा डेफिनेशंस, फार्मूलेज वगैरह सीख लिए हैं। अब हम लोग इसका सवाल पार्ट 2 में ज़रूर लगाएंगे।
उसमें से सवाल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें फार्मूले यूज होंगे। तो पहले आप इसे अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में कुछ सवाल के साथ आएंगे। ठीक है।